चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं। तो शायद हमारी सना दीदी भूल गई होंगी कि वो हिंदू राष्ट्र में बैठी हैं, खड़ी है, वहाँ की विधायक हैं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बैठे और विधानसभा में बैठी नहीं है। यही कहा कि आप पाकिस्तान को रेफरेंस ना दीजिए, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ना दिए, अगर आपको वही लॉ को इम्प्लीमेंट करना है तो कुरान का रेफरेंस देते हुए वो इम्प्लीमेंट। पाकिस्तान क्यों जाएंगे? इससे ये मुल्क हमारा है, हमारे बाप का मुल्क है ये। नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आप देख रहे हैं 3 का तरकश। आज खबर महाराष्ट्र से, क्योंकि एक ऐसा बयान सामने आया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं बल्कि देश में नई बहस छेड़ दी है। यूसीसी विधेयक पर चर्चा के दौरान कैसे सियासी तूफान आगे बढ़ गया है, क्योंकि एनसीपी विधायक सना मलिक, जिनका चेहरा आप यहां पर स्क्रीन पर लगा हुआ देख रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान, कुरान, मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र करते हुए भारत में भी इस्लामिक कानून लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरह भारत को भी शरिया लागू करना चाहिए। सना मलिक के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने ऐसी सोच वालों को पाकिस्तान की संसद में बैठने की नसीहत दे डाली। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर तो और नाराज हुए और कहा कि देश संविधान से चलेगा, कुरान से नहीं। यहाँ पाकिस्तान और मजहबी परंपराओं पर भाषण देने की जरूरत नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे महत्वपूर्ण चर्चा। उससे पहले लेकिन कुछ सवाल जरूरी हैं। ये नेता जिन्होंने विधायक में बयान दिया है, ये इस देश के नागरिकों के जरिए चुनकर आई हैं। भारत में है तो फिर शरिया कानून वाली सोच क्यों? भारत में रहते हुए पाकिस्तान का कानून इन्हें क्यों चाहिए? भारत में रहकर पाकिस्तान की वकालत की क्या मायने हैं? क्या पाकिस्तान इनके लिए रोल मॉडल है? यूसीसी के विरोध में आखिर ऐसा बयान क्यों दिया गया? एक बार आपको फिर से इनका स्टेटमेंट सुनवाती हूं और उसके बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ, जो हमारा कुरान जो कहता है, उसको इम्प्लीमेंट किया है। इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं। पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में अलाउड है, लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम्स ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? क्या सिर्फ मुस्लिम आदमी, क्या मुस्लिम पुरुष ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? दूसरे रिलीजन में पॉलीगैमी नहीं हो रही है? हो रही है। पॉलीगैमी के कोई रूल्स फॉलो होते हैं। अगर उस तरीके से फॉलो हो रहे हैं तो पाकिस्तान का रेफरेंस नहीं दिया जाए, इस्लाम में कुरान का रेफरेंस दिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो विधानसभा के भीतर जो चर्चा चल रही है उसमें ये बयान है यहाँ पर एनसीपी की विधायक का, सना मलिक का, जिन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण कोट करते हुए कहा कि जैसे वहां पर कानून लागू है वैसा कानून यहाँ भी लागू किया जाए। ट्रिपल तलाक पर बोल रही थी, पॉलीगैमी का जिक्र उन्होंने किया। दूसरे समुदायों में मुस्लिम महिलाओं तक ही सिर्फ इसको सीमित करके ना देखा जाए। ये सब उनके स्टेटमेंट के महत्वपूर्ण बिंदु थे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या महायुति के बीच भी कंफ्यूजन है? क्योंकि संसद विधानसभा में आप सरकार के साथ ही हैं और इसीलिए बड़े सवाल उठ रहे हैं। उनके बयान को किस किस का समर्थन है आज हम ये भी पूछेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से समीर बाकरे साहब हमारे साथ आ गए हैं। डॉक्टर आशा मिर्गे एनसीपी से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। आप स्टेट वुमेन कमीशन की पूर्व सदस्य भी रह चुकी हैं। बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मौलाना साजिद रशीदी भी आ गए हैं चर्चा में। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर आशा मिर्गे आपके साथ करना चाहूंगी। ये जो विधानसभा है जहां पर ये बयान हुआ, ये भारत के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर है? कहां से चुन के आ रहे हैं ये नेता और क्या बयान दे रहे हैं? पाकिस्तान रोल मॉडल है। पाकिस्तान में जो कानून लागू हो वो भारत में लागू किया जाए। पाकिस्तान इंस्पिरेशन है आपके लिए। अनम्यूट करिएगा मैम अपने आप को। एकदम परफेक्ट बोले आप। पार्टन हाँ, अनम्यूट तो हूँ मैं। जी बोलिए बोलिए। आई एम नॉट म्यूट, आई एम अनम्यूट। देखो, आप बराबर बोले कि ये अपने जो विधायक हो वो अभी, मैं तो सोचती हूँ, ऑल दीज आर नॉट इन सेंस, दे हैव बिकम ऑल सेंस में नहीं है, इंसान बन गए। हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कौन से देश की बात कर रहे हैं, कौन से धर्म की बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं। कि हर्षल की तो फीमेल, वो खुद एक महिला है।
मैं राज्य महिला आयोग में काम कर चुकी हूँ। साधा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी पहली बीवी और उनके बच्चों के क्या हाल होते हैं, दसियों केसेस में, सैकड़ों केसेस में मैं देख चुकी हूँ। अगर हम पॉलीगैमी अलाउ करेंगे तो महिलाओं के हाल क्या होंगे, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी के अतुल भाटकर एकदम सही कहे कि हम संविधान से चलेंगे। हम क्यों शरीयत लॉ से चलेंगे, हम क्यों शरिया से चलेंगे, हम संविधान से चलेंगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसा अगर हम अलाउ करते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, इन लोगों की जवाबदारी आफ्टर लिविंग, इतने सब लोगों को आजकल इस महंगाई में पालना, पोसना, बड़ा करना, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, ये सब देना क्या पॉसिबल है? अगर वो पॉलीगैमी करके अगर 4 या 5 इसीलिए बड़ा सवाल है। कर ले, लेकिन तो सवाल आज विधानसभा में जो ये बयान आ गया ना, इस पर भी है ये बयान। और इसीलिए बाकरे जी, ये सवाल आपसे है मेरा, क्या जी बाकरे जी से मेरा सवाल है, ठीक है मैम आपके पास लौटूंगी मैं, सभी वक्ताओं का एक स्टेटमेंट हो जाए उसके बाद बाकी बात कंटिन्यू करिएगा। बाकरे जी आपसे मेरा सवाल है, बीजेपी को पसंद है ये बयान? ट्रिपल तलाक बीजेपी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से बताती है। आज सदन में आप ही के सहयोगी जो बयान दे रहे हैं, क्या लानत मलानत हुई इस बयान की? देखिए मीनाक्षी जी, पहले तो सना मलिक जी के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं और उनके जो पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने भी उसकी निंदा की है। ये देश संविधान से चलेगा, किसी कुरान से नहीं चलेगा, और पाकिस्तान का रेफरेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर उन्होंने जो एमएलए करके जो शपथ लिए वो क्या कुरान पे लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पे लिए? तो देखिए इनके परिवार का एक इतिहास रहा है, वो जहां से आती है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं। और मेरा तो मानना है आज संविधान हत्या दिवस हम मना रहे हैं और उसी दिन वो बात कर रही है कि भाई ये कुरान के हिसाब से चलेगा। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब कोई क्राइम होता है तो इनको चाहिए संविधान के सब हक चाहिए, फिर उस वक्त कुरान के हिसाब से क्यों पनिशमेंट नहीं लेते? तो देखिए एक देश है, एक संविधान है, और हमारे यहाँ जो अजित पवार गुट में सर उन्हीं के बयान को सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि अगर इस बयान से आपका कोई राब्ता नहीं है, ये बयान आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप ही के बीच में मतभेद क्यों दिखाई दे रहे हैं इस बयान को लेकर? देखिए मीनाक्षी, उन्हें सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं। देखिए मीनाक्षी जी, मैं साफ कहना चाहता हूं कि मुझे आशा है कि सुनेत्राताई पवार जो राष्ट्रवादी शरद इनकी अजित दादा की अध्यक्ष है, वो उन पे एक्शन लेगी। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, हमारे देश का कोई भी नागरिक ये सहन नहीं कर सकता कि कोई कुरान से चले या कोई संविधान से नहीं चले। तो मैं तो चाहता हूं कि हर आदमी इसका कंडेम करे और सना मलिक पे सख्त से सख्त एक्शन हो। और ये विधानसभा में उन्होंने जो बयान दिया है वो किस मानसिकता से दिया है, उनको और राष्ट्रवादी कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि उनके पिताजी भी जो है नवाब मलिक, उनका भी एक इतिहास रहा है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, दाऊद के साथ के संबंधों के आरोप लगे। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आप पाकिस्तान का रेफरेंस दे रहे, आप कुरान का रेफरेंस दे रहे और भारतीय संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये बयान? आपकी नजर में क्या है इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया आपकी? और सवाल इसलिए भी, पाकिस्तान का रेफरेंस, कुरान से सरकार चले, पाकिस्तान के हिसाब से उसको मॉडल माना जाए, क्या है? देखिए सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए ना। जो भारतीय जनता पार्टी से आज सवाल सबसे बड़ा बनता है, एनसीपी उनकी सहयोगी पार्टी है, तो क्या एनसीपी के साथ वो अपना गठबंधन तोड़ देंगे आज? भाई जिस तरह की बात, देश तो हमारा देश संविधान और कानून से चलता है, सभी को पता है, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान से ही देश चल रहा है और अच्छी तरह चल रहा है। लेकिन बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी दल को अगर पाकिस्तान पसंद है तो फिर तो चिंता का विषय तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है ना। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और सहयोगी दल, ये होता है लगातार, मैंने देखा है। इनके सहयोगी दल निषाद उत्तर प्रदेश में भी हैं, वो प्रभु राम के बारे में कुछ कह रहे थे, आज तक कोई एक्शन हुआ क्या? इनके ही एक टेस्ट ट्यूब बेबी भी बताया था इन्हीं के नेता ने, कुछ हुआ क्या? यहाँ एक दूसरे नरेश अग्रवाल जी पार्टी में गए हैं, इनकी पार्टी में, वो पता नहीं कहाँ आप पार्लियामेंट के अंदर में विस्की में पता नहीं कहाँ वो क्या क्या हमारे प्रभु के बारे में बोल रहे थे। क्या कोई एक्शन हुआ क्या? सवाल उठता है, ये सुविधा अनुसार राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ना ये देश के संविधान को मानती है, ना जो प्रभु के बारे में गलत सही बोलते हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल भी कर लेती है और सहयोगी दल ठीक है, कंप्लीट करिए सर। लेकिन ये सिर्फ बोलेंगे, बोल बच्चन है इनके, बोल बच्चन है, एक्शन कुछ नहीं होगा। शाइना एनसीजी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है मैम, ये बड़ा बयान जो एक विधानसभा में निकल कर आया है, उसे लेकर जो एनडीए का कुनबा है उसके बीच ही कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, कौन पक्ष में कौन विपक्ष में। अनुराग भदौरिया तो यहां पर चुनौती दे रहे हैं कि गठबंधन तोड़कर दिखाइए इस बयान से, अगर आप सहमत नहीं है।
देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि सना मलिक 21वीं सदी की नेत्री है। आज 2026 में कोई भी महिला नहीं चाहेगी कि पॉलीगमी को बढ़ावा दे, बल्कि मैं उनको पूछना चाहती हूँ उनको कैसा लगेगा जो उनके पति के पास 4 पत्नी है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने जेंडर पैरिटी और महिलाओं को सम्मान दिया है, और वो सम्मान दिया है उस दृष्टि से कि ट्रिपल तलाक लागू न करे समाज के ठेकेदार जो बैठे हैं और जो उदाहरण देते हैं पाकिस्तान की। पहले तो उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये है नया भारत। मैं मानती हूँ कि एनसीपी से एक बयान आया है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय मत है, लेकिन एक नेत्री होने के नाते मैं जरूर पूछूंगी कि क्या है ये सोच विचार, क्या है उनकी भूमिका। ट्रिपल तलाक जब पूरे देश भर में मुस्लिम आबादी की जो महिला है वो अभिनंदन दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, वहां ये क्यों तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है अनिक्विवोकली मैं कहूंगी कि उनको माफी मांगनी चाहिए। शैला जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा, आपसे भी पूछ रही हूँ। ये बात तो हो गई, निंदा भी हो गई, लानत मलानत भी हो गई उस बयान को, कैसे महिला विरोधी बयान। आज तो इनफैक्ट मेरे डिबेट पैनल में 2 महिला पैनलिस्ट ही हैं। बड़ा सवाल लेकिन ये है, इस पर एक्शन क्या होगा, या एक्शन होगा या नहीं होगा, या सिर्फ इसे एक बयान समझकर भुला दिया जाए। अगर ऐसी सोच के लोग विधानसभा के भीतर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का उदाहरण विधानसभा के भीतर कोट कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान ने कानून लागू किया वैसे यहां भी किया जाए, तो इन पर एक्शन क्या होगा? एनडीए बस भूल जाएगी, आंखें मूंद लेगी इस बयान पर? सवाल का जो जवाब है वो स्वयं उनके पार्टी के नेतृत्व को देना चाहिए। आपकी राय क्या है? उनके लिए हम कहाँ एक बयान दे सकते हैं, या बयान के ऊपर मैं तो यहाँ तक मैं कहूंगी कि ये तालिबानी सोच जो है इसको बदलने की आवश्यकता है। हम सब एकजुट आवाज में सना मलिक से कह रहे हैं कि ये जो बयान उन्होंने दिया पॉलीगमी को लेके 21वीं सदी में 2026 में कोई जगह नहीं है, और जगह ही नहीं बल्कि भारत की। अनुराग जी, हाँ बोलिए। बढ़िया। एक चलो, इसके मतलब बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल ने साफ जाहिर कर दिया कि उनके वहां पे तालिबानी सोच चल रही है, इसलिए उनको कहना पड़ रहा है कि तालिबानी सोच नहीं चलेगी। मतलब बीजेपी के एनडीए गठबंधन में तालिबानी सोच की चल रही है ना, इसलिए आपको साइना एनसी को कहना पड़ रहा है कि नहीं चलेगी। मैंने ये तो इसलिए नहीं, आपने यही बोला। इसका मतलब एनडीए गठबंधन तालिबानी सोच के लोग हैं। कमाल की बात है। चलिए, एक्सपोज हो गए आप, अच्छी बात है। के लिए कोई जगह नहीं। अरे तो फिर आपकी सरकार नहीं, तो कोई जगह नहीं है तो फिर आपकी सरकार में क्यों है सब लोग? सवाल ये, जगह नहीं है बोल के नहीं काम चलता है ना। अभी हम विपक्ष के किसी नेता ने बोला होता तो अब तक तो आप चिल्ला रही होती इस्तीफा दो, पार्टी हटाओ, ये करो वो करो। अभी तो नहीं इस्तीफा मांग रही, अभी तो नहीं गठबंधन तोड़ने की बात कर रही, तो तोड़ दीजिए गठबंधन। अगर आपको इतना बुरा लगी है बात, तो गठबंधन तोड़िए ना। कहिए कि ऐसे लोगों के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे जो यहाँ देश के संविधान को नहीं मानते। नहीं है पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ही नहीं है, गठबंधन तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट विधानसभा के अंदर कोई बोल देगा फिर कहीं ऑफिशियल स्टैंड नहीं होता है। आप बताइए, तो फिर तो हर नेता कुछ बोल देगा ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। तुम्हारा बीजेपी का कोई नेता बोलेगा तो ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। मैं बीजेपी से हमारे साथ, ठीक है, बीजेपी से समीर बाकरे जी भी है, उनकी प्रतिक्रिया इस पर जरूर लूंगी कि अगर बयान महिला विरोधी है, अगर बयान पाकिस्तान प्रेमी है, अगर बयान जो है धार्मिक लिहाज से भी गलत है, जो सारी बातें निकल कर आ रही हैं, तो फिर उस पर एक्शन क्या होगा? समीर जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन पहले मौलाना साजिद रशीदी जी का भी एक रिएक्शन मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। जी मौलाना साहब, कैसा लगा आपको ये बयान? देखिए, ये बयान क्योंकि एक मुसलमान नेत्री ने दिया है तो इस पर हाय हुल्ला तो होना जरूरी है, क्योंकि मुसलमान ने पाकिस्तान का नाम ले लिया। भारतीय जनता पार्टी और उसके दूसरे जो नेता हैं वो तो रोजाना पाकिस्तान का नाम लेते हैं। वंदे मातरम नहीं कहोगे तो पाकिस्तान चले जाओ, जय श्री राम नहीं कहोगे तो पाकिस्तान चले जाओ। नहीं तो नीतीश राणे तो अभी भी कह रहे हैं कि जिनको जो पाकिस्तान के कानून का उदाहरण दे रहे हैं वो वहां की विधानसभा संसद में बैठे हैं, वो तो अभी भी कह रहे हैं ये बात। आप इतनी देर में तो आयो, बोलने तो दो। मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने अभी भी ये बयान दिया है, बयान याद दिला। एक बार तो अपनी बात पूरी रख लूं, बीच में बोल के अच्छा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, ये पक्ष के जितने लोग हैं 2 मिनट बोल के दिखा दें इन लफ्जों के अलावा, इनकी बात ही पूरी नहीं होती जब तक पाकिस्तान का नाम नहीं आता। तो अगर एक मुसलमान नेत्री ने नाम ले लिया, हालांकि मैं कंडम करता हूं कि पाकिस्तान के कानून यहाँ क्यों चले
और पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ है भी नहीं, ये भी मैं आपको आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान में कुरान के लॉ नहीं है बिल्कुल भी। अगर पाकिस्तान में कुरान के लॉ होते तो मस्जिदों में बम नहीं फटते। जो मस्जिदों में लोग मारे जा रहे हैं, बम फट रहे हैं, वहां नहीं ऐसा होता। दूसरी बात, जहां तक पोलीगेमी का मामला है, पोलीगेमी हिंदुस्तान में है कहाँ? मुसलमान में तो है नहीं, लेकिन हाँ सैकड़ों नाम हिंदुओं के मैं आपको बता दूंगा जो पोलीगेमी कर रहे हैं। कुछ नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमान बन के दूसरी शादी कर ली, और उनके प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, मुसलमान बन के शादी कर ली, और फिर जो के तो हिंदू हो गए। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। पोलीगेमी तो यहाँ का हिंदू कर रहा है, मुसलमान तो कर ही नहीं रहा है। मुसलमान तो बेचारा, उसके पास रोजगार नहीं है, समीर जी, हाँ, उसके पास कारोबार नहीं है, एक पत्नी पालने का उसके पास पैसा नहीं है, दूसरी कहां से पालेगा? आपकी बात पूरी हो गई मौलाना जी, अब मैं जवाब ले लूं उनसे। आपका कंप्लीट हो गया वक्तव्य? ठीक है, आपके वक्तव्य पे 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे। चलिए, आपने ये कहा जरूर कि पाकिस्तान के कानून की भारत में जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ये कह दिया कि क्योंकि ये बयान एक मुस्लिम नेता का है इसलिए इसको इतना विषय बनाया जा रहा है। मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने पहले उनकी पहचान में उनका मुस्लिम होना देख लिया, आपने ये नहीं देखा कि बार बार, जितनी बार हमने भी सवाल पूछा, हमने बार बार ये कहा कि इस देश की जनता ने चुनकर जिनको विधानसभा में भेजा है वो पाकिस्तान का उदाहरण दे रही है। किसी ने इस डिबेट में एक बार ये नहीं कहा कि उनके मुस्लिम होने की वजह से ये डिबेट हो रही है। धर्म का कार्ड आप यहाँ पर चला रहे हैं, इसीलिए बड़ा सवाल उठता है। समीर जी, इसीलिए की है क्योंकि मुसलमान ने बोल दिया। अगर ये बात हिंदू नहीं सर, हम हर तरह के नेता की इस तरह के बयानों पे बात करते हैं, लेकिन आपने उनका मुस्लिम होना पहले नोटिस किया, क्योंकि मैंने अपने सवाल जितनी बार पूछे हर बार मैंने ये कहा कि विधानसभा में जनता से जो चुनकर पहुंच रही हैं उनका बयान क्या है। हमने नहीं बताया सना मलिक का धर्म क्या है, आपने उनका धर्म पहले देख लिया है। समीर बाकरे, देखिए मीनाक्षी जी, मैं तो पहले ये कहना चाहता हूं कि जो मौलाना मुस्लिम महिला करके उसका साथ देने की बात कर रहे हैं, पहले तो बताइए वो महिला करके पॉलीगैमी का मतलब उस पक्ष में बात कर रही है। उनको शर्म आनी चाहिए सना मलिक जी को कि महिलाओं के पॉलीगैमी का उन्होंने समर्थन किया। और दूसरी बात ऐसी है कि आपने जैसा कहा और भदौरिया जी जैसे कह रहे, भारतीय जनता पार्टी तो संविधान के लिए हमारे कई नेता जेल में गए, और कैसा है ये मौलाना जी जो है इनको हमेशा धर्म और इसमें राजनीति में लाना है। अरे भाई, आप अपना धर्म अपने घर पे रखिए, देश संविधान से चलेगा। देश कोई धर्म ग्रंथ से नहीं चलता है। हमने सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलने की शपथ ली है। तो भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी में हमारे कई नेता जेल में गए संविधान की रक्षा करने के लिए। और ये क्या बात कर रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम? अगर कोई हिंदू व्यक्ति ने भी ये बात कही रहती तो हमने उतना ही कंडेम किया रहता। और ये आप हमेशा समीर बाकरे जी, लेकिन यहाँ समीर बाकरे जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, एक सेकंड समीर बाकरे जी, मुझे एक बात बताइए। आज इतनी बड़ी बड़ी बातें इस बयान को लेकर हो रही है, लेकिन मुझे याद है ज्यादा समय वक्त अभी नहीं बीता है, नितेश राणे ही खुलकर ये बातें कर रहे थे ना, हरी टोपी वाले, सांप, ये सब उनकी शब्दावली है ना। लगातार मीडिया में इस पे डिस्कशंस हुआ, सब चला। जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो आज उनकी बात को कौन गंभीरता से लेगा? कौन गंभीरता से लेगा उनकी बात को? देखिए, नितेश राणे जी ने जब भी वो कहा है, उन्होंने देश के विरोध में काम करने वाले मुसलमानों के बारे में कहा है। उन्होंने कभी हर मुसलमान को ये नहीं कहा है राष्ट्रभक्त मुसलमान हमारे यहाँ है, लेकिन जो अलगाववादी सोच रखते हैं जो सर, लेकिन ये सर्टिफिकेट नितेश राणे तो नहीं दे सकते ना, देश की अदालत देगी ये सर्टिफिकेट तो समझ में आता है, लेकिन नितेश राणे किस हक से ये सर्टिफिकेट दे देते हैं? देखिए, नितेश राणे जी ने वो बयान इस कॉन्टेक्स्ट में दिया था जब उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से जनाब उद्धव ठाकरे मुस्लिम मतदारों का तुष्टीकरण करने में लगे थे, तब ये नितेश राणे जी का बयान है। और नितेश राणे जी ने कभी नहीं कहा, वो तो आज संविधान की शपथ लेके महाराष्ट्र के कैबिनेट में मंत्री है। और भदौरिया जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का तो इतिहास रहा है कि उन्होंने, ठीक है, मैं आशा जी के पास जाऊंगी, लेकिन हाँ, अनुराग भदौरिया जल्दी बोलिए, फिर हिंदू धर्म के भक्तों पे उन्होंने गोलियां चलाई। संक्षेप में है ना, संक्षेप में, बाकी वक्ताओं को भी बोलने का समय देना है। हाँ, अनुराग जी संक्षेप में। सवाल ये है, देखिए जो बीजेपी के प्रवक्ता उनकी मानसिकता देखिए कैसी है। नितेश जी को कह रहे नितेश जी, उद्धव जी ठाकरे इतने सीनियर आदमी, उनको कह रहे उद्धव ठाकरे, तो आप पहले हिंदू का सम्मान कर लो। आपने उद्धव ठाकरे बोला, आप जी लगा देते तो कोई आपकी इमेज कम नहीं हो जाती। वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, जी लगा दीजिए ना। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में होने का मतलब होता है। ठीक है, चलिए विषय आज कुछ और है। ठीक है, अभी हम ठीक है, अभी हम विषय कुछ और है, विषय से थोड़ा सा भटक रहे हैं। आशा जी, संस्कार को समझिए। ठीक है आशा जी, सदन में ये बयान हो गया, लेकिन अब यहाँ से आगे क्या? मैं सबको एक ही बात कहूंगी, हाँ, मैं सबको एक ही बात कहूंगी, कृपया पक्ष धर्म इस हिसाब से ये जो अपना विषय चल रहा है उसके भरकटो मत। मौलाना जी से मेरा सवाल है, आपने बहुत सारी बातें कर दी, सही दी, एक ही बात नहीं कही। सना जी ने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा, पहली बात। दूसरी बात, सना जी अगर संविधान नहीं मानती तो संविधान के हिसाब से
खड़े रह के इलेक्शन कमीशन के हिसाब से चुन के करके संविधान के हिसाब से आ गई वो। और मेरा सवाल है बीजेपी वाले अपने भाकरे साहब से कि एनडीए की सोच तालिबानी है, ये तो कबूल हो गया, और सॉरी एनडीए में तालिबानी सोच के लोग बैठे, ये तो कबूल हो गया, लेकिन एनडीए ये तालिबानी सोच के वाले लोगों के साथ हमारे ऊपर राज कर रहा है, हमारे ऊपर ये भी उनको मानना ही पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना जी कह रही है बस माफी मांगना, मैं कहती हूँ उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। महिला के विरोधी बोले हैं, वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, वो महिला है पहले तो। और शाइना जी ठीक है, शाइना जी आशा जी की सीधी चुनौती है कि जिन बयानों पर आप लोगों का जीरो टॉलरेंस रहता है, अमूमन जो आप जिस स्टाइल की पॉलिटिक्स बीजेपी और सहयोगी दल करते हैं, एनडीए की जो पॉलिटिक्स रहती है, उन पर आज आप लोग बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा लाडकी बहन का सम्मान किया है। एक बयान आप नहीं शोध पाएंगे जहां आपको लगता है कि कोई भी गलत अंदाज से प्रस्तुति हुई है। देखिए, मुझे खत्म करने दीजिए ना मेरा पॉइंट। मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोली, सुनिए। सना मलिक एक युवा नेत्री है। सर्वप्रथम पक्ष को एक साइड पे रखिए, मजहब को एक साइड पे। जिस ढंग से उन्होंने पॉलीगैमी को और ये उल्लेख किया है पाकिस्तान से, उससे एक चीज स्पष्ट है कि आज जब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये चर्चा है जेंडर इक्वालिटी को लेके, महिला सम्मान को लेके, कोई मजहब को लेके नहीं। लेकिन मजहब को क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से तुलना किया, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है कि हम यहाँ स्पष्टीकरण करें कि यूसीसी का लक्ष्य क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य ये है कि हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी मजहब की महिला, उनको एक समानता, और वो भी संविधान के अनुसार। जो आप 2026 में प्रोग्रेसिव डिबेट्स नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शाइना जी आपकी सारी बातें सही, आपकी सारी बातें सही, शाइना जी आपकी सारी बातें सही। और जब मैं ये भी कह रही हूं साथ में कि जब हम यूसीसी पर बात कर रहे हैं और महिलाओं को बराबरी के हक की जब बात होती है, इस देश ने ट्रिपल तलाक जब बैन हुआ, महिलाओं ने सेलिब्रेट किया उसे। बिल्कुल, मुझे आज भी वो तस्वीरें याद है। और इसीलिए ये सवाल एनडीए से और महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर सदन में बात करते हुए पाकिस्तान का उदाहरण दे दिया गया, कुरान से भारत का लॉ चले, ये बात कह दी गई, महिलाओं पर पॉलीगैमी, ये तक कहा गया कि पॉलीगैमी जो है वो तो हो रही है समाज में, इसे सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से जोड़कर ना देखें, ये कह रही है ना सना मलिक। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक मान्यता इसे इस्लाम दे रहा है और पाकिस्तान में तो कानून है इसके लिए। इस तरह की बातें सदन में हो गई, तो एनडीए का स्टैंड क्या है, ये अभी तक मुझे डिबेट में 20 मिनट हो गए हैं बातचीत करते हुए शाइना जी, मुझे क्लियर नहीं हो पाया, मेरे दर्शकों को क्लियर नहीं हो पाया एनडीए का स्टैंड क्या है, बीजेपी का स्टैंड क्या है। बिल्कुल स्पष्ट है। एनडीए का स्टैंड है कि हम, हाँ मैं आ रही हूँ समीर जी, एनडीए का स्टैंड है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। देश के एक एक कोने में महिला को समानता मिलना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी को लेके कोई भी रिग्रेसिव कमेंट्स और तुष्टीकरण की राजनीति से हम सहमत नहीं है। और जो ये समाज के ठेकेदार यहाँ बैठे हैं और बड़े-बड़े शाइना जी, पाकिस्तान जो पाकिस्तान के कानून की इंस्पिरेशन महाराष्ट्र विधानसभा में कोट करके चली गई जो विधायक, अगर उनके साथ आप लोग हाथ में हाथ मिलाकर बैठे हैं, तो जनता के मन में आज ये सवाल जरूर आएगा कि सिर्फ बयान देने से क्या होगा। समीर जी, उतना ही रेलेवेंट ये सवाल आपके लिए भी है। देखिए मीनाक्षी जी, मैं एकदम क्लियर कहना चाहता हूं कि जो सना मलिक जी का बयान है उससे सुनेत्रा ताई पवार की पार्टी एग्री नहीं करती है, और इस संदर्भ में उन पे सख्त से सख्त एक्शन हमारे महायुति का शीर्ष नेतृत्व लेगा, चाहे वो आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हो, एकनाथ जी हो या सुनेत्रा ताई हो। तो हमारा एनडीए तो सख्त एक्शन क्या है, मतलब माफी मांग ले वो, तो ये बात खत्म हो जाएगी आप लोगों के लिए, या कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई नोटिस उनसे, कुछ सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे, क्या होगा वो एक्शन? देखिए, एक्शन जो होगा वो सख्ती होगा, और नोटिस इशू करना है या माफी मांगना है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और एक डिसिप्लिनरी प्रक्रिया रहती है, तो वो उस हिसाब से होगा। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूँ
देखिए, इनके जो पिताजी थे, जो नवाब मलिक थे, जब अजीत दादा ने उनको साथ में लिया तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने कहा था कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, और उसका एक पत्र दिया था और तब उनको अलग बैठने की व्यवस्था की थी। तो हम कोई भी सिलसिले में हमारे प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे वो देश का संविधान हो, चाहे यूसीसी हो, और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद हो, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और अगर इसमें सना मलिक जी हमारे साथ उस विचारों से नहीं आएंगी तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे। मौलाना साजिद रशीदी। नहीं, मीनाक्षी जी मुझे एक चीज बताइए, इस पर जो लेदे हो रही है, देखिए जो पॉलीगेमी है इस्लाम का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमल हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है ये अलग बात है, यहाँ का मुसलमान पॉलीगेमी नहीं कर रहा है ये अलग बात है, लेकिन पॉलीगेमी इस्लाम का हिस्सा है, उसने क्या गलत कह दिया। दूसरी बात, भाई साहब उन्होंने कानून बनाने की मांग की है। अरे आपके बीच में नहीं बोला भाई साहब, संविधान से चलेगा ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुनो, चुप रहो, आपके बीच में नहीं बोला, आप गलत फैक्ट्स मत को दीजिए। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला। देश संविधान से चलेगा कि नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा कि नहीं ठीक है, चलेगा। समीर जी एक बार सुन लीजिए, हाँ उनकी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है, मुझे बोलने दीजिए। संविधान ने ये इस बात की इजाजत दी है कि अपने धर्म पर अमल करो, उसका प्रचार प्रसार भी करो। तो पॉलीगेमी हमारे इस्लामी अकीदे का हिस्सा है, आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है। दूसरी बात, जब आप ये कह रहे हैं भाई ठीक है पाकिस्तान का नाम उन्होंने गलत लिया, अगर कुरान के किसी कानून से रेप बंद हो सकता है, चोरी बंद हो सकती है, तो ऐसा कानून क्यों नहीं लाना चाहिए देश में भाई। आप तो चले जाइए गल्फ में, चोरी नहीं होती, रेप नहीं होता, आप बार बार ऐसा कानून लाते हो जिसकी वजह से आपको सहूलत मिले, आप सहूलत मिले आपकी वजह से। कुरान की वजह से बकवास बंद कीजिए, बकवास बंद कीजिए। नहीं, एक सेकंड मौलाना जी, नहीं मौलाना साहब एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं, नहीं एक सेकंड मौलाना साहब आप ये कह रहे हैं, नहीं ये थोड़ा सा बड़ा अजीबोगरीब बयान है ये आपका। आप ये कह रहे हैं कि कुरान के किसी कानून से या उसमें जो भी सुझाव है, एडवाइस है, अगर उसके जरिए देश में कोई परिस्थिति सुधरती है तो उसे कानून बना दिया जाए। तो फिर कल को नहीं एक सेकंड, तो फिर कल को इस देश में जो बाकी धर्म भी एग्जिस्ट करते हैं वो भी अपनी धार्मिक पुस्तकें लेकर आएंगे और कहेंगे कि यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर राम जी के हिसाब से चलिए, यहाँ पे कृष्ण जी के हिसाब से चलिए, यहाँ पर यीशु के हिसाब से चलिए, यहाँ पर पारसी धर्म के हिसाब से चलिए। ये क्या मतलब, कौन सा पेंडोरा बॉक्स खोला जा रहा है इस देश में? ये कैसी बात है सर? आप मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। फिर आपके बयान में और सना मलिक के बयान में क्या फर्क है? आप तो सना मलिक के ही बयान, आप सना ने जो बयान दिया है आप तो उसी लाइन पर आगे स्टेटमेंट दे रहे हैं। मीनाक्षी जी मुझे बोलने नहीं दे रही हैं आप, मुझे जवाब तो देने दीजिए। अगर कोई अच्छी बात दुश्मन के पास भी वो ले लेने में क्या हर्ज है भाई? अच्छा तो ठीक है, फिर पाकिस्तान के पास कोई अच्छी, आप यही कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के पास कोई अच्छी बात है तो उसे इंप्लीमेंट कर ले भारत, है ना, यही कह रहे हैं ना? पाकिस्तान की बात तो कौन, पाकिस्तान में कुरान का कानून है क्या? अनुराग भदौरिया कानून है क्या? अनुराग भदौरिया जी, अभी तक जितनी बात यहाँ पर हुई अल्टीमेटली डिबेट के 25वें मिनट में आते आते अगर मुद्दा ये हो गया है कि अगर कुरान में कोई अच्छी बात है तो उसको इंप्लीमेंट करके कानून बना दिया जाए। सर कुरान से चलेगा देश या संविधान से चलेगा? देखिए मैंने पहले ही बोल दिया, बाबा साहब का संविधान इस देश के अंदर में है और संविधान के हिसाब से हम लोग हमेशा से संविधान की मांग करते हैं, संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। सर डिबेट पैनल में आपने देख लिया कि उसी सोच का प्रतिनिधित्व हो रहा है। मेरी बात सुनिए ना, आपने लाइव डिबेट में देख लिया। हिसाब से मेरी बात तो सुन लीजिए, क्या देश संविधान के हिसाब से चल रहा है? जिस तरह से पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोल दिया जाए, एनसीपी के नेता कुछ भी बोल दें, लेकिन सत्ता में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सत्ता में बने रहेंगे। सवाल ये हो रहा है ना, सवाल तो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी कब संविधान को मान रही है? अगर वो संविधान को मानती तो संविधान पे जिस तरह का आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल या भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई शब्द बोल देते हैं तो उसके बारे में तो वो चुप्पी साध जाते हैं। तो संविधान को अगर आज कह रहे हैं भाई इस देश के अंदर में आज की डेट में क्या हो रहा है, छोटी छोटी पार्टियां तोड़ी जा रही है। एक सेकंड, इस देश के अंदर में छोटी छोटी पार्टियां तोड़ी जा रही है, क्या संवैधानिक है? क्या पार्टी तोड़ देना, डरा के धमका के एमपी खरीद लेना और एमपी को डरा धमका के वेरी वेल मेड पॉइंट। समीर जी, अनुराग जी ने एक बड़ी पिक्चर पर बात की है और बड़ी पिक्चर पर जब संविधान की बात हो रही है तो कई जगह पर जो समझौते होते हुए दिखाई दे रहे हैं उनकी बात हो रही है। देखिए मीनाक्षी जी, मैं अनुराग जी को कहना चाहता हूँ कि देखिए अनुराग जी, देखिए आप संविधान की बात करते हैं लेकिन संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे हाई कोर्ट हो, आप उसको मानते नहीं है, उसके खिलाफ आप दिन भर बात करते रहते हैं। और जब संविधान की याद तब आती है, आपके खिलाफ जब फैसला आता है तब सुप्रीम कोर्ट को आप कोसते हैं और इलेक्शन कमीशन को कोसते हैं। संविधान आपके समाजवादी पार्टी के हिसाब से नहीं चलेगा।
कुदरत का ऐसा कहर वेनेजुएला में दिखाई दिया है कि देखने वाले हैरान रह गए। 2 ताकतवर भूकंप से वहां कैसे तबाही मची है, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6:34 पर और फिर उसके बाद 6:35 पर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल 7 पर इन दोनों की तीव्रता रही और उस समय भारत में गुरुवार तड़के 3:34 और 3:35 का समय था। रात 3:30 बजे का ये समय। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। हालांकि अभी नुकसान का आकलन किया जाएगा, लेकिन भूकंप से तबाही सिर्फ वेनेजुएला की ही कहानी नहीं है। इन तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं कि कहां-कहां और भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इस बीच देखिए एक नया वीडियो सामने आया है। काराकास एयरपोर्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। ये वेनेजुएला की राजधानी है। भूकंप के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। तेज भूकंप के झटके जो भारतीय समय के मुताबिक रात 3:30 बजे महसूस किए गए और उसके बाद जो परिस्थिति वहां पर एयरपोर्ट में दिखाई दी है, ये लेटेस्ट वीडियो है इसका। आइए आपको दिखाते हैं भूकंप से हुए नुकसान पर ताजा रिपोर्ट। भूकंप से तबाही, हिल गए 3 देश। वेनेजुएला में आया 7.5 तीव्रता का भूकंप। महाभूकंप की विनाश लीला। सात 7.5 की तीव्रता का भूकंप कितना भयानक और विनाशकारी होता है, आज आपको इन तस्वीरों से साफ दिख जाएगा। एक नहीं बल्कि 7 से ज्यादा तीव्रता के 2 भूकंप सिर्फ 39 सेकंड के अंदर वेनेजुएला के सैन फेलिप और यूमारे के पास आए। पहला झटका 7.2 तीव्रता का था जो सैन फेलिप के पास आया, जो राजधानी कराकस से करीब 284 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस भूकंप ने अचानक वहां तबाही मचाई। लेकिन ये सिर्फ तबाही की शुरुआत थी, क्योंकि ठीक 39 सेकंड बाद इससे भी ज्यादा शक्तिशाली 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। ये झटका यूमारे के पास महसूस किया गया, जो काराकस से लगभग 293 किलोमीटर पश्चिम में है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सड़कों के बीच गहरी दरारें नजर आईं। वहीं एक एयरपोर्ट टर्मिनल में मौजूद यात्री जमीन हिलते ही बाहर की ओर भागते दिखे। राजधानी काराकस में एक ऊंची इमारत की छत पर बने स्विमिंग पूल से पानी बाहर गिरने का वीडियो भी सामने आया। यूएसजीएस ने इसे अर्थक्वेक डबलेट यानी 2 जुड़े हुए भूकंपों की घटना बताया। संस्था ने कहा यह भूकंप डबलेट की दूसरी घटना थी। 7.5 तीव्रता वाले इस मुख्य भूकंप से 39 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का शुरुआती झटका आया था। दोनों भूकंप एक दूसरे से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर आए और दोनों की गहराई भी अलग अलग थी। इसके झटके पूरे वेनेजुएला और पड़ोसी देश कोलंबिया के कई हिस्सों में महसूस किए गए। लेकिन डराने वाली बात यह है कि यूएसजीएस ने भूकंप से हुए नुकसान के आंकड़े का अनुमान बताया है, जिसको सुनने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएंगे। यूएसजीएस के अनुसार भूकंप से मौत का आंकड़ा 10,000 से 1 लाख हो सकता है। भूकंप के झटकों के बाद राजधानी काराकस में लोग घबराकर अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। काराकस में इससे पहले 1967 में भी एक घातक भूकंप आया था। लोग रो रहे थे, चीख पुकार मची थी, भगदड़ हो रही थी। मंजर भयावह था। लगभग 20 आफ्टर शॉक महसूस किए गए। सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि अमेरिका और जापान में भी झटके महसूस हुए। जापान में तो 6.9 तीव्रता का भूकंप आया।
जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आपातकाल बैठक बुलाई। गनीमत है कि अभी तक सुनामी की कोई चेतावनी नहीं दी गई है। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी भूकंप से धरती हिल गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कैसे इस आपदा से नुकसान हुआ होगा। इस वीडियो में पूरा घर कांपता दिख रहा है। कुदरत का कहर किसी को नहीं बख्शता, लेकिन अब बात उस कहर की करते हैं जिसने समाज में एक नई चर्चा छेड़ दी है। पुणे मर्डर केस, वहां पर नया वीडियो सामने आ रहा है जहां पर सिया और केतन की कहानी में नए वीडियोस एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। सवाल इसी को लेकर है कि आखिर सिया और चेतन ने मिलकर केतन का मर्डर क्यों किया। कैफे में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों, सीसीटीवी फुटेज है ये। हत्या के एक दिन पहले का वीडियो है और इसी कैफे में साजिश रचने का आरोप है। तो कई ऐसे वीडियोस हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद निकलकर सामने आ रहे हैं और सारे सवाल चाहे परिवार की तरफ से जो आरोप हैं वो इसी बात पर आकर टिकते हैं कि अगर सिया को ये शादी मंजूर नहीं थी तो इनकार किया जा सकता था या परिवारों में बात की जा सकती थी, लेकिन हत्या तक ये बात क्यों पहुंच गई और हत्या भी जिस शातिराना तरीके से की गई है, जिस तरह से कोई प्रोफेशनल किलर किसी घटना को अंजाम देता है या किसी फिल्मी कहानी जैसा ये आपको लग सकता है, आखिर इस स्टेज तक ये मामला क्यों पहुंचा। हालांकि इस बीच अब इन्वेस्टिगेशन जारी है और जितनी पूछताछ अब तक सिया और उसके बॉयफ्रेंड से हुई है, एक करेक्शन यहां करेंगे। तस्वीरों में आप इस वक्त सिया और चेतन चौधरी को देख रहे हैं। चेतन जो कि सिया का बॉयफ्रेंड है और दोनों ने मिलकर यह हत्या की साजिश रची पुणे के लोहागढ़ फोर्ट में, जहां पर केतन को ऊंचाई से धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। और ये हत्या से एक दिन पहले का वीडियो है, इसीलिए इस वक्त जो इनके बीच में चर्चा हो रही है, जो बातचीत हो रही है, अगले दिन की क्या प्लानिंग थी जिसके बाद केतन इस दुनिया में नहीं रहा, क्या यहां बैठकर ये पूरी प्लानिंग की गई, ये सवाल है। इस बीच केतन की फैमिली लगातार ये मांग कर रही है कि सिया और चेतन को उनके गुनाहों की सजा मिले। ट्रायल के बाद जुर्म जब साबित होता है और जो आरोप इन पर हैं उनकी गहन तफ्तीश हो, आखिर क्यों केतन को रास्ते से हटाने के लिए हत्या का रास्ता चुना, जान से मारने का रास्ता चुना और एक इनकार के ऊपर हत्या क्यों भारी पड़ गई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में आप दोनों को देखिए, दोनों काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे से बात करते हुए और दोनों के बीच 2000 से ज्यादा फोन कॉल्स हुए, जिसके बाद इस पूरे केस की जो असल तस्वीर थी वो निकलकर सामने आई।